जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर झारखंड का सियासी तापमान। मेरे साथ मौजूद हैं आनंद मोहन जी, प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में क्या भूमिका है और राज्यों में उनकी क्या भूमिका है। लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और ऐसे में गठबंधन का दौर भी अब करीब करीब क्लियर हो गया। गठबंधन एनडीए का अलायंस क्लियर है, आईएनडीआईए का भी अलायंस क्लियर हो चुका है। हम लोग 90 के दशक से देखते रहे कि गठबंधन की राजनीति होती चली आ रही है, गठबंधन की ही सरकारें बनती रही हैं। 2 बार भाजपा को बहुमत की सरकार पूरा बहुमत तो मिला, लेकिन सरकार जो चली वो गठबंधन की ही सरकार चली। और ये 2024 का जो दौर आ रहा है, जो शुरू होने वाला है 19 तारीख से चुनाव, उसका भी गठबंधन 2 ध्रुव पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जितने क्षेत्रीय दल हैं वो या तो इधर हैं या फिर उधर हैं। तो ज़रा आप दर्शकों को ये बताइए कि इस चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है, और साथ में ये भी बताइएगा कि पिछले चुनावों में उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी, किसने कितनी सीटें जीत के किसकी कितनी मदद की थी। ज़रा इस पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देखिए, पहले तो एक चुनाव जो है वो पहले लग रहा था कि मतलब कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस के चुनाव है, या भाजपा कांग्रेस के साथ सेंट्रली उससे चुनाव लड़ना चाहती थी कि हम कांग्रेस से फाइट करें। लेकिन दरअसल बात अभी दूसरी है। भले कांग्रेस क्षेत्रीय राष्ट्रीय फलक की पार्टी हो, लेकिन जो कांग्रेस ने इस बार अलायंस किया है तो वो थोड़ा समझौतावादी रही है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कांग्रेस ने समझौता किया। उसे पता है कि पूरे देश के फलक पर कांग्रेस भाजपा के साथ सीधे तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती। पिछले 2 चुनावों का जो है शायद उससे सबक लिया है इस बार। तो कांग्रेस ने बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच किया इस बार गठबंधन बनाने में। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता जो मुझे दिखती है वो ये थी कि किसी तरह गठबंधन बन जाए। और जो आपका ये सवाल है, दूसरा सवाल ये कि क्षेत्रीय दलों को क्या भूमिका रहेगी। मैं बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों की सबसे अहम भूमिका, जितनी बड़ी परीक्षा कांग्रेस की है उससे कड़ी परीक्षा क्षेत्रीय दलों की है। क्षेत्रीय दलों इंडिया अलायंस के साथ जो है उनके लिए भी, और जो एनडीए के साथ हैं उनके लिए भी। तो दोनों के लिए बड़ी परीक्षा और एग्जिस्टेंस का सवाल है अपने अपने राज्यों में। क्षेत्रीय दलों का क्या है कि उनका एक स्पेस होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, उनका एक समीकरण होता है पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो उसी दायरे पे काम करते हैं और वो वोटों के बड़े शिफ्टर होते हैं, शिफ्ट कराते हैं जिसके साथ जाते हैं। मैं बताऊं कि अभी जो ताजा आंकड़ा है उसमें कम से कम हमको लगता है कि 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो चुनाव के अपनी 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 51 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। 51 क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टी महत्वपूर्ण ताकत रखती है। 25-30 पार्टियां अपने नाम के लिए, और छोटे दलों की संख्या आप सुनेंगे देश के अंदर तो 2500 के करीब छोटे दल हैं, जिसमें 51 दल ऐसे हैं, छोटे दलों में बता रहा हूं, जो 51 ऐसे दल हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका 1-2 सीटें ला करके अपने अपने स्टेट में हो जाती है। तो एक बड़ा वोट बैंक है, जिसको भी ये जिस करवट बैठेंगे, जिसके साथ जाएंगे। पिछले चुनाव में क्षेत्रीय दलों और जो छोटे दल हैं उन लोगों ने मिलकर के 188 सीट जीता था। 188 सीट, यानी कि आप समझिए 1/3 से बड़े गेम चेंजर थे। भाजपा को सॉफ्टली बहुत अच्छा मैंडेट मिल गया 303 का। भाजपा को, चूंकि राष्ट्रीय फलक को भाजपा ने अपने आप को विस्तार किया 12 राज्यों में, और उनका संगठन अपने, और वो भी क्षेत्रीय दलों की मदद से ही बना, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। उन क्षेत्रीय दलों में और छोटे दलों ने मिलाकर के भाजपा की झोली में हमको लगता है 50 से 51 सीट डाले। ये छोटे दल जो थे उन लोगों ने मिलकर के भाजपा के झोले में, और आप छोटे दलों का जो पॉकेट और क्षेत्रीय दलों का जो पॉकेट कांग्रेस के साथ गया, वो 78 के करीब सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जिसको आप मान सकते हैं कि वो उस समय का यूपीए जो अलायंस था वो। अब जैसे कि मान लीजिए कि जो कांग्रेस, जो एनडीए है, वो किस तरह के छोटे दलों को लेकर के, क्षेत्रीय दल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय दल पर आऊंगा। छोटे दल जैसे इनका अपना दल है, जैसे अनुप्रिया पटेल वाली, वो 2 सीट पिछले बार लाई। झारखंड में आप जानते हैं आजसू, उसने 1 सीट लाया। नेशनल डेमोक्रेटिक 1 सीट है जो भाजपा के साथ। ऐसी छोटी छोटी पार्टियों ने भाजपा के पॉकेट में वोट डाले हैं। इनका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप आजसू को भी देख रहे हैं, तो आजसू को तो गिरिडीह सीट मिलता है, गिरिडीह सीट में उनके एक सांसद चुन के जाते हैं चंद्रप्रकाश से, फिर वो सीट शिफ्ट होंगे। लेकिन ये भाजपा मान के चलती है कि जहां जहां आजसू का आधार है वो सीट
वोट शिफ्ट होगा वोट बीजेपी शिफ्ट की होगा, तरफ। तो वो एक ताकत बढ़ेगी। तो छोटे दलों की ये भूमिका है। दूसरे, जैसे पिछली बार में आप इंडिया अलायंस में, जिसमें 16 दल छोटे दलों की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये चुनावी विश्लेषण के तौर पर, अगर आप जमीनी स्तर पर चीजों को के रियलिटीज को देखेंगे, सीटों को देखेंगे, एक एक सीट पर आप बात करेंगे देश स्तर पर, तो दिखेगी कि आपकी इनकी तो 78 के करीब सीट जो था वो छोटे दलों ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके दिया, जिसमें कि आप मान सकते हैं इंडियन मुस्लिम लीग 3 सीट आई थी, उसके बाद जे.एन. नेशनल था, केरल कांग्रेस था, इस तरह की जो सीटें थी वो आई। ओबीसी की पार्टी अपना जो छोटा दल है वो अपने हिसाब से चलता है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, अवामी मोर्चा। जो जीतन राम मांझी का हम है, इस तरह की लोजपा है, चिराग पासवान फिर उनके जो उनका डिसिडेंट है। अच्छा है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के ये आपकी हो गई छोटे दलों की एक भूमिका। छोटे दलों, क्षेत्रीय दलों में आप जैसा बिहार को देखें तो एनडीए या इंडिया अलायंस, दोनों का जो नैया है ना, वो इन्हीं क्षेत्रीय दलों के सवारी से होकर के गुजरता है, क्योंकि वहां पर वोट जो है सो उनसे ही प्लस होना है इनका। जैसे राजद का जो परफॉर्मेंस होगा बिहार के अंदर, वो मायने रखेगा कांग्रेस के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। हाँ, और आप देखेंगे वहां पर मुझे जो लगता है कि या तो अपनी जमीनी हकीकत कांग्रेस ने समझ ली, जो उस सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस इस बार किसी भी हालत में, किसी भी स्टेट्स में, कांग्रेस सीधा फाइट में कहाँ है भाजपा के साथ। एक छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, जहां कुछ बाकी स्टेट में तो उनको अपने गठबंधन के साथ जाना। तो गठबंधन के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के कांग्रेस इस बार चली, और जैसे कि आरजेडी को 23 सीट मिला, 9 सीट कांग्रेस, 9 सीट पर संतोष की। आप सोचिए कि पूर्णिया जैसी सीट पर पप्पू यादव को ज्वाइन करने के बाद टिकट नहीं मिल पाया, कांग्रेस कंप्रोमाइज के माने। तो कांग्रेस को अपनी जमीन का पूरी तरह से पता है। आप इसी तरह यूपी में आ जाइए। यूपी में आप 17 सीट के करीब कांग्रेस को गठबंधन में गया है, बाकी 63 सीट सपा को है। सपा फिर अपने सहयोग उसमें से जो सीट देगी। अब इसी तरह एनडीए ने वहां पर आपका भाजपा जो है वो एक घोषित सीट उसको दिया है, संजय निषाद है, उनको एक सीट दे दी है। अपना दल है जो अनुप्रिया पटेल वाले, उसको उसके साथ 2 सीटों का। तो आप इन चीजों की अहमियत को समझिए कि कोई भी पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे भाजपा हो, किसी भी जगह पर ये छोटे दलों के साथ समझौते में चूक नहीं करना चाहती है। तो इस चुनाव में इसकी क्या अहमियत है वो आप समझिए। अब आप जैसे कि इन सीटों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे बंगाल में तृणमूल, जो क्षेत्रीय पार्टी को मैं बात कर रहा हूँ, बंगाल में तृणमूल का परफॉर्मेंस ये चुनावी नतीजे को बहुत प्रभावित करेगा। तृणमूल का परफॉर्मेंस कर पाया, बंगाल में अपना वही आधार कायम रखा, तो बंगाल में भाजपा को वो स्पेस नहीं मिलेगा। अगर भाजपा अच्छे से परफॉर्म कर पाई तो तृणमूल का तो स्टेक किसका वहां फंसा हुआ है? स्टेक कांग्रेस का वहां नहीं फंसा हुआ है, कांग्रेस का नहीं। वहां पर सारा स्ट्राइक जो है ना वो तृणमूल के पास है, वो कितना स्ट्राइक कर पाता है। उसी तरह आप आ जाइए उड़ीसा में बीजू जनता दल है, स्वाभाविक तौर पर पार्टनर है एनडीए का। इस बार समझौता नहीं हो पाया भाजपा के साथ, लेकिन स्वाभाविक तौर पर वो आपके भाजपा के हैं। अगर बीजू जनता दल का जो परफॉर्मेंस, पिछले बार भाजपा को उड़ीसा में 8 सीट मिला था, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बीजू जनता दल का ही परफॉर्मेंस वहां जो होना है। अब भाजपा अपने तरीके से लगी हुई इन चीजों के लिए कि हम उड़ीसा में अपना परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करें विदाउट अलायंस। वहां पर उत्तर प्रदेश जैसा आप राज्य, उत्तर प्रदेश अभी एक ऐसा है जहां पर भाजपा सीधे फाइट में है उन क्षेत्रीय दलों के साथ, जिसके कंधे पर कांग्रेस सवार होकर के उत्तर प्रदेश में अपना घुसना चाह रही है। और कांग्रेस को पता था कि उत्तर प्रदेश में मेरा कोई जनाधार नहीं बचा। कुछ पर्टिकुलर सीट में होगा, माफ कीजिए, पर्टिकुलर सीट में कुछ हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वो जलवा आज के तारीख नहीं। उत्तर प्रदेश की जब आप बात करते हैं तो ये देखिए कि आप अमेठी और रायबरेली, 2 तो कम से कम उनका गढ़ था। वो तो परंपरागत सीट है, वो परंपरागत सीट था, कांग्रेस का गढ़ था। हाँ। और वहां से उम्मीदवार कांग्रेस के गांधी परिवार से नहीं है, ये बहुत बड़ा संदेश है। मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं जब आपको पहले ही कहा था कि इस बार कांग्रेस ने बड़ा ही प्रायोगिक तौर पर कहें जिसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ गठबंधन और सीटों की चीजों को देखना, अपना एजेंडा कांग्रेस ने लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में थोड़ा पीछे किया है अपने एजेंडे का। जहां से मान अब आप समझिए 17 सीट अखिलेश यादव ने दिया उनको, 17 सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर गए। और कहने के राष्ट्रीय पार्टियां इन स्टेट में आप देखिए कि
कहाँ बिहार में भी आप देख लीजिए, आपको मैंने बताया। तो उस तरह से अब महाराष्ट्र पहले हाँ उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो स्टेक है वो सपा का है, 63 सीट सपा ने लिया है। तो उनको बहुत दिखाना होगा, और उनका पूरक मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश वर्सेस योगी जी, ये एक चुनाव, ये यूपी में 2 ध्रुवों का चुनाव होगा। वो जिस तरह से भाजपा का वहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद जो कंडीशन है, योगी का हुंकार है 75 का कि 80 में 75 लाएंगे, 62 को पार करेंगे। तो ये जो नैरेटिव्स भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सेट किया है, तो उससे वहाँ लड़ना किसको है? वहाँ लड़ना अखिलेश यादव को है। कांग्रेस पीछे है, कांग्रेस साथ साथ चल रही है। एक वोट बैंक का समीकरण है जहां कांग्रेस उस वोट बैंक को का बिखराव नहीं हो वोट का। हाँ, अखिलेश की साइकिल के करियर पे बैठी है कांग्रेस करियर पर बैठ के ही चल रही है। बहुत सही कहा आपने। दूसरा कि बसपा, उसके बाद रालोद हो गया, उसके वहाँ अपना दल हो गया। तो रालोद और अपना दल बीजेपी के साथ गया है, तो वो छोटे दल हैं जो बीजेपी को अपने हिसाब से मदद करेंगे। महाराष्ट्र में जो क्षेत्रीय दल हैं वो पूरी के तरह से एनडीए और कांग्रेस दोनों उन पर निर्भर है। और वहाँ लड़ाई अभी जिसको कहा जाए वो असली और नकली की है। बिल्कुल, दोनों पार्टियों में फाड़ हो चुका है। हाँ, वो आपका उनका शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2 फाड़ में, एक अजीत पवार ले गए उड़ा करके, और इधर शिवसेना को उड़ा करके शिंदे ले गए। अब वहाँ जो महाराष्ट्र की धरती है उसमें हम असली शिवसेना है कि हम असली एनसीपी हैं, इसकी लड़ाई है। तो असली नकली की लड़ाई में ये दोनों पार्टियां अपने अपने गठबंधन में है, बीजेपी भी और इंडिया अलायंस भी। तो वहाँ भी किसको परफॉर्म करना है? वहाँ भी परफॉर्म करना है शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाले, शिंदे जिनको मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया उनको, और इधर से शरद पवार जो इंडिया गठबंधन में, और अजीत पवार जो हाल के मेहमान हैं भाजपा में आने वाले उनको। तो इन तरह से इन चीज़ों का महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं सीन क्या है क्षेत्रीय दलों का। उसके बाद राजस्थान, एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो रहा है। राजस्थान में एक सीट जहां मुझे याद है कि सीपीएम को इन्होंने दिया है, और एक वहाँ आदिवासी संगठन है जिसके साथ कांग्रेस का एक छोटा समझौता है। पता नहीं समझौता, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो वो समझौता फलीभूत हुआ उनका या नहीं, वो मैंने वो जमीन पर उतर पाया कि नहीं। लेकिन एक चीज़ है, अब आप दक्षिण के राज्यों में आ जाइए, तो दक्षिण के राज्यों में ये क्षेत्रीय दलों से भाजपा और कांग्रेस दोनों हाँफ रही है पिछले 40 सालों से। डीएमके, एआईडीएमके, टीडीपी, ये इन दोनों दलों ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के लिए पिछले जो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है। अब इनका ये जो क्षेत्रीय दल है वहाँ 40% शेयर वोट लेकर के चले जाते हैं, और 19 ऐसे छोटे छोटे वहाँ दल हैं जिनका अपना स्टेक है। तो वहाँ पर लगभग 60% सीट जो है वो प्रभावशाली क्षेत्रीय दल दक्षिण के और छोटे दलों के पॉकेट में जाता है, और वहाँ पर स्पेस नहीं बच पाता है किसी के लिए। इसलिए भाजपा ने इस बार वहाँ पर छोटे दलों के साथ, जो अगर कर्नाटक में भाजपा का पिछला 28 में 25 का परफॉर्मेंस छोड़ दीजिए, तो फिर जो 11-12 जगह ऐसे थे जहाँ के उनका बहुत बेहतर तो नहीं कहेंगे, मतलब अभी भाजपा वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है। बेसिकली अब उनका कितना वोट टर्नअप होगा सीटों में, वो एक मामला है। और एक चीज़ और आप जरा दर्शकों के साथ शेयर करिए थोड़ा, कि छोटी पार्टियां जो थी पहले भी, कोई बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के साथ थी, अब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, एनडीए से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। जरा उन पार्टियों के बारे में भी और उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी दर्शकों को बताइए। तमिलनाडु में बीजेपी ने पीएमके नाम की एक पार्टी से समझौता किया है। पट्टाली मक्कल काची पार्टी है जो छोटा दल है, वहाँ पर उसको 10 सीटें दी है। वहीं जो डीएमके है तमिलनाडु में, वो इंडिया गठबंधन को लीड कर रहा है, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, एमडीए के पार्टी है, वो है। इन सारी चीज़ों को लेकर के तमिलनाडु का एक सीन बन रहा है, जिसमें माने कांटे की टक्कर एक डीएमके वैसे जो बाकी पार्टियां एआईडीएम के समझौता में नहीं गई है किसी के साथ। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ समझौता किया। एक टीडीपी गेम चेंजर हो सकती है वहाँ पर, और हमको लगता है कि एक भाजपा के लिए बड़ी मददगार हो सकती है। चंद्रबाबू नायडू के साथ पुराना संबंध वाजपेयी के समय से था।
हाँ आनंद जी, देश भर की बात हमने कर ली, अब बात थोड़ा हम लोग झारखंड बिहार पे आ जाते हैं। बेशक। एक तो सबसे बड़ा जो गेम हो गया है, गेम चेंजर, सारे क्षेत्रीय दल बन रहे हैं और छोटे दल, उसमें एक छोटे दल के साथ गेम हो गया पप्पू यादव के साथ। उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और पूर्णिया से उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि आप पीछे हट जाइए। तो ये तो बड़ा गेम हो गया। पप्पू यादव गए तो थे पूर्णिया के सीट के लिए ही कांग्रेस में और उसी भरोसे के साथ गए थे, लेकिन पूरे सीट का जो हमको लगता है कि राजद ने पूरे समीकरण के साथ चीज़ों को तय किया है और कांग्रेस आला कमान के साथ बड़ी गंभीरता से हमको लगता है कि चीज़ों के साथ है। तो और पप्पू यादव, लालू यादव की तो पुरानी अपनी जो किस्से हैं यादावत की, राजनीतिक यादावत की, वो अपनी जगह है। और पप्पू यादव को पता नहीं कांग्रेस से क्या भरोसा मिला था, हाँ, कि वो पूरे के पूरे दल के साथ और बड़ा जल्दी चोटिल हो गए। तो राजद अब वहाँ पर सीट जो है ना वो अपने हिसाब से बांटा और कांग्रेस वहाँ बैकफुट पर है बिहार में। मतलब अगर 15 सीट कांग्रेस को दे दिया जाए तो 15 प्रत्याशी के लिए बहुत फ्रैंकली इसको कहा जाए यूपी और बिहार में, तो 15 प्रत्याशी को भी मतलब प्रत्याशी नहीं दे सकती है दमदार प्रत्याशी। तो कांग्रेस के नाम पर टिकट लेने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन मैंने वो जो कुछ कर पाए कमाल चुनावी समर में, वैसे खिलाड़ी बड़ी बहुत कम है यूपी बिहार में कांग्रेस के पास। तो यही स्थिति झारखंड में भी दिख रही है, क्योंकि 7 सीटें इन्होंने ले लिया है गठबंधन में, लेकिन उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रहे हैं। 3 घोषित किया, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रही है गाड़ी। बैठकों का दौर जारी है, आज घोषणा हो रही है, आज घोषणा हो रही है, आज घोषणा हो रही है। कांग्रेस के यहाँ पर तो कांग्रेस फिर वही जेएमएम के सहारे में है और कांग्रेस एक दूसरे के, जेएमएम और कांग्रेस एक पार्टनर बने, दोनों एक दूसरे के वोट का शिफ्टिंग है। कांग्रेस जेएमएम के पास तो अपना एक जो कहें कि दोनों का सिमिलर जनाधार है, कांग्रेस और जेएमएम का, वो अपने एक ही जनाधार में दोनों काम कर रहे हैं। तो दिक्कत कांग्रेस के साथ क्या है ना कि दिक्कत सीट बंटवारे में कोई अपने इनके अंदर के इनफाइटिंग्स है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी या तो पार्टी लीडरशिप कमजोर है या फिर कैंडिडेट इतना कमजोर मिल रहा है जिस पर भरोसा नहीं कर पा रही है पार्टी। बहुत सारा ऑप्शन कांग्रेस के पास नहीं है। जैसे रांची सीट में ही आप बात कर लेना तो बहुत मतलब बड़ा कोई ऐसा सुबोधकांत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके सहारे ही इनको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने के का उनका तौर तरीका मालूम है थोड़ा बहुत जो वो कर पाते हैं। लेकिन बाकी आप जो किसी भी नए खिलाड़ी को इस रांची जैसे मजबूत किला में भाजपा का आप अगर उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ा टफ सीट है ये रांची। तो वो एक हो गया। धनबाद में परिस्थितियां बदली। ढुलू मतों के आने के बाद धनबाद में पहले कांग्रेस के भी कुछ बड़े नेता धनबाद में चुनाव लड़ने से परहेज करते थे। मतलब चुनाव वो मान के चल रहे थे कि 8 लाख का मार्जिन, 6 लाख का मार्जिन से वो सीट जीता हुआ है। मतलब का पीएल सिंह ने बड़े बेजोड़ मतलब मार्जिन के साथ वो बड़ी लंबी लकीर खींची थी। तो वहां पर कोई कांग्रेस का नहीं। जब ढुलू महतो के आने के बाद एक बज क्रिएट हुआ विवादों का, एक माहौल दूसरे किस्म का बना, तो कांग्रेस के भी कैंडिडेट्स वहां पर आगे तैयार होने लगे। तो अब वो एक परिस्थिति तो उसको होल्ड किया। गोड्डा में कांग्रेस अपने हिसाब से कभी ये सोच रही है, कांग्रेस का सोचना है समीकरण के हिसाब से कि कहीं हम मुसलमान अब तक अल्पसंख्यक कोटे से किसी को नहीं दिए हैं। फिर कभी वो कांग्रेस का अपना एक मेथडिज्म चलता है कि हम कहीं महिला नहीं दिए हैं। तो जितनी बार आप कांग्रेस के अंदर बात करेंगे तो वो तर्कों का एक अलग अलग स्वरूप गढ़ते हैं लोग। और आज लगता है जिस समय हम लोग बैठे हुए लगता है कि वो शाम तक आज कांग्रेस का भी लिस्ट फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बस तैयारी का समय नहीं मिलेगा। गोड्डा सीट की बात कर रहे थे आप, गोड्डा सीट पे जेएमएम की भी नजर है कि वो जमशेदपुर छोड़ के जेएमएम चाहती है कि गोड्डा सीट हमको। ये बातें चल रही थी, कल से ही चल रही है कि वो जेएमएम जो है सो वो सीट को एक्सचेंज करना चाहता है, इंटर एक्सचेंज करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस जो हम लोगों की बातचीत है, हमको नहीं लगता है कांग्रेस इस लेवल पर तक जाकर तैयार होगी कांग्रेस के साथ। तो झारखंड में अभी कुल मिला के कहेंगे तो एक मतलब एक नटसेल में अगर पब्लिक को हम बताना चाहें, अपने दर्शकों को बताना चाहें, तो अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति है इस लोकसभा चुनाव को लेके? वर्तमान में परिस्थिति का मतलब अभी सिनेरियो देखिए, पार्टियों का सीट बंटवारा तो हो गया, लेकिन मेरा मतलब है कि गठबंधन के जो दल हैं उनके बीच कौन किस सीट पे लड़ेगा ये तो अंदर अंदर बात हो ही गई होगी। अभी सिर्फ नंबर निकल के आया है कि कौन कहाँ लड़ेगा। सीट्स का पूरी तरह से क्लियर नहीं किया लोगों ने। जिन सीटों पे कैंडिडेट क्लियर हो गए हैं वो तो क्लियर है,
लेकिन जहाँ नहीं हुआ है उसमें अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किस सीट से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो मैं वो परिदृश्य एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाना चाहता देखिए, हूँ। वो जो अभी फार्मूला 7, 5 और 1 का फार्मूला इन लोगों ने बनाया था, जो एक माले का तो क्लियर हो गया कोडरमा से, विनोद सिंह लड़ रहे हैं। आरजेडी का भी एक क्लियर हो गया। कांग्रेस ने 3 क्लियर कर चुका है पहले ही, लोहरदगा, हजारीबाग, खूंटी 3 क्लियर है, तो 3 और 1 4 सीट हो गया। जेएमएम हजारीबाग बोल रहे, दुमका और आपको ये उनका गिरिडीह, सिंहभूम 3 सीट उनका हो गया। तो 8 सीटें लगभग यहाँ क्लियर, 6 सीटों में ही होना है। जेएमएम को जमशेदपुर करना, 4 सीटें इनको करना, राजद को चतरा वाला मामला इसमें फंसा हुआ। तो ये अभी तो सीन है। सीटें किसके पास कौन जा रही है एकदम तय है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कांग्रेस के अंदर, हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर। सवाल कांग्रेस के का ही है, जमशेदपुर एक फंसा हुआ है उनका, जेएमएम का, और इनका फंसा हुआ। अब बातें बीच में, चूंकि आप सीट बांट नहीं रहे हो, प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हो, तो अपने हिसाब से फिर राष्ट्रीय इनके अंदर एक बातचीत का शुरू होता है। जैसे आपने कहा कि गोड्डा इंटर एक्सचेंज करने वाला जमशेदपुर के साथ, तो आप जब तक, तो एक तो भ्रम की स्थिति इन लोगों ने लंबे समय से बना के रखी है। इसमें कोई भाजपा की तो 13 भाजपा के पास एक, आज सुबह उनका तो पूरा क्लियर है। अब इसमें इंडिया गठबंधन में देरी केवल और केवल कांग्रेस की है, जेएमएम की भी देरी नहीं है। जेएमएम जैसे ही मुझे लगता है कि 4 सीट की घोषणा कांग्रेस करती है और ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि एक्सचेंज वगैरह नहीं हुआ, जो कि संभव अभी टिल नाउ हमको नहीं लग रहा है कि कोई एक्सचेंज सीट का भी दोनों के बीच में होने जा रहा है, तो आज शाम तक कांग्रेस की घोषणा हो जाएगी। तो एक पूरे तरह से परिदृश्य साफ हो जाएगा। और जिन 4 सीटों पर कांग्रेस ने नई घोषणा की है, उनके प्रत्याशियों के दौरों से आप पता कर सकते हैं कि वहां पर कौन दौरा कर रहा है। क्योंकि 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर संभावित प्रत्याशी लगातार दौरा शुरू कर, मैंने उनकी खबरें भी उस तरह से आ रही है। और जो बैठ गए हैं घर में, तो उनसे अंदाज लगाना। अब अगर लॉटरी निकल गया घर में बैठने वाले का, या वो तो फिर कांग्रेस पार्टी ही जानेगी। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक है, दर्शकों को सूचना दे देता हूँ शाम तक, और आज शाम तक वो हो जाना चाहिए। लेकिन एक कांग्रेस का दिल्ली दरबार है, मैं भी नहीं कुछ कर सकता। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत बारीकी से और बड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को पूरे देश में क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति है उसके बारे में आपने बताया। हमने आपको बताया कि पप्पू यादव के साथ किस तरह खेला हुआ, ये हालांकि आप पहले से जानते हैं, लेकिन वो स्थिति कैसे बनी वो थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट की है आनंद जी ने। और आपको हमने ये भी बताया कि झारखंड में भी क्षेत्रीय दलों के सहारे ही, तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के सहारे हर जगह अपनी नैया पार कराने में लगी है। कल तक जो पार्टी प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी कर रही थी, अब वो भी दावेदारी दबी जुबान में करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। तो आने वाला दिन अभी देखते हैं, अभी चुनाव आना है, अब बचे नहीं है ज़्यादा दिन। आज 14 अप्रैल हो गया है, 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएगा, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो जाएगा। देश के जिस किसी भाग से आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं, हमारा शो देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ चुनाव है तो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके बाद ये तय होगा कि जब आपका वोट पड़ जाएगा, उसके बाद 4 जून को ये तय होगा कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या रही, राष्ट्रीय दलों की भूमिका क्या रही, किसको कितने वोट मिले, कौन जीता कौन हारा, किसकी सरकार बनेगी। तो हम लोग उसका भी इंतज़ार करेंगे। लेकिन जो भी ताज़ा घटनाक्रम होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके लिए हम आनंद जी को फिर से आमंत्रित करेंगे और यहीं पे इसी स्टूडियो में बुला के उनके साथ हम फिर से विस्तार से उन विषयों पर चर्चा करेंगे। और आनंद जी ने बड़ी खबर दी है कि कांग्रेस की ओर से आज दिल्ली में कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो जो झारखंड की बची हुई सीटें होंगी उन पर भी उम्मीदवारों की घोषणा होगी। तो तब तक बने रहिए आप लोग प्रभात खबर के साथ, देखते रहिए प्रभात खबर, पढ़ते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।